कड़क तेवर, असरदार अंदाज, बेखौफ शख्सियत। होली है वो साल में एक बार आता है। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुम्मे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है। पब्लिक के लिए दोस्त, पत्थरबाजों के लिए काल। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। हौसला, हिम्मत, हुनर की जीती जागती मिसाल। हिंदूपुरा खेड़ा सेक्टर में जब अब्दुल को वहां पे खदेड़ा जा रहा था तब छत से फायर आया था। उसके जो स्प्लेंडर्स हैं, उसके छर्रे हैं, वो मुझे और मेरे प्यारों को लगे थे। बाहुबली जैसा जिगर, जाबाज और चीते जैसी चाल। फैसला करता है ऑन द स्पॉट। संभल में लिख रहा नया इतिहास। जो पुरु की जो विरासत है उसको ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें कुल 68 तीर्थ थे, उनमें से 54 तीर्थ को अभी तक ढूंढ लिया गया है। उसके साथ साथ जो 19 कूप थे, जो 19 कुएं थे, उनको भी ढूंढ लिया गया है। उनके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। नाम कृष्ण कुमार बिश्नोई, पद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पोस्टिंग संभल उत्तर प्रदेश। पुलिस वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा होगा जो गुंडे, माफियाओं, पत्थरबाजों, जिहादियों को मारता कम, घसीटता ज्यादा है। जो पुलिस पर हुई पत्थरबाजी वाले पत्थर से पुलिस चौकी बनवा देता है। जो बिजली चोरी करने वाले सांसद की अकड़ तोड़ना जानता है। जो बोलता बेबाक है, जिसका काम असरदार है, जिसने सेफ संभल बनाने की कसम खाई, जिसे लोग योगी का सिंघम भी कहने लगे। तो सुनिए कड़क तेवर, असरदार अंदाज, बेखौफ शख्सियत वाले संभल के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बिश्नोई का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। एक बार फिर से संभल पहुंचे हैं। संभल की कानून व्यवस्था को 360 डिग्री घुमाने वाले संभल के एसपी के बिश्नोई से बात करने के लिए, क्योंकि इनपुट ऐसे हैं कि होली का त्योहार है और जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो संभल में कुछ भारी बवाल हो सकता है। वो भीड़ जो 24 नवंबर के दिन जिसने तांडव संभल में किया था, वो बदला लेने की फिराक में है। क्या कुछ संभल की व्यवस्था है, संभल कैसा था, कैसा है, और होली पर क्या कुछ थ्रेट है, उन्हीं सब पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, शुरुआत करें, योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया विधानसभा में कि हमारा जो है हमें वही चाहिए, बस वही दे दीजिए। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 54 रिकवर कर लिए गए हैं, और मतलब बताइए क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बाकी है। संभल में 24 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जो प्रार्थना पत्र मिले थे, जो पुरु की जो विरासत है उसको ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें कुल 68 तीर्थ थे, उनमें से 54 तीर्थ को अभी तक ढूंढ लिया गया है। उसके साथ साथ जो 19 कूप थे, जो 19 कुएं थे, उनको भी ढूंढ लिया गया है। उनके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। एक संभल कल की देवतीर्थ नामक समिति है जो डीएम और हमारी अध्यक्षता में बनी है, उसके द्वारा इस जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया जा रहा है। और शासन से भी अनुरोध किया गया है कि उसमें कुछ बजट की प्राप्ति होने पर इन सभी तीर्थों का है जीर्णोद्धार है वो समय करवाया जाएगा। और जो यहाँ की जो साझी विरासत है, उस विरासत को ढूंढने का भी जो है पूर्ण प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सर, कुछ दिक्कतें आई इन्हें ढूंढने में, अतिक्रमण हटाने में? अतिक्रमण हटाने में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो यहाँ के कागज़ हैं इन सभी के, वो कई जगहों से है वो रिकॉर्ड रूम से जो है वो पूर्व में गायब कर दिए गए हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं, या कुछ पन्ने हैं वो फाड़ दिए गए हैं, कुछ मंदिर हैं वो उनके नाम पे वक्फ आगे लिख दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो भी कागज़ हैं उनको भी पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पे जो है ढूंढा जा रहा है। और लेकिन एक एक जो तीर्थ हैं उनकी जो ज़मीन है, जो प्रार्थना पत्र जिसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा। सर, वक्फ का आपने जिक्र किया, सत्यव्रत चौकी जो जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है, हम वहाँ भी पहुँचे, बहुत युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। उसके बारे में भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। वो भ्रांतियाँ थी, अफवाहें थी, या और क्या कुछ है? जो सत्यव्रत चौकी का निर्माण है वो प्रॉपर कागजी कार्रवाई के बाद में वहाँ पे जो ज़मीन है वो नगर पालिका द्वारा पुलिस को अलॉट की गई है। वो एक सरकारी ज़मीन पे पुलिस चौकी है वो बनाई जा रही है। वो शांति व्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा वहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है।
वो ऐसी चौकी है जो यहाँ जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो अभी जो डिस्प्यूटेड साइट है जिसको अलेज्ड मॉस्क या फिर जो वहाँ पहले मंदिर रहा हुआ ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, उसके जस्ट सामने हर बार जो जामा मस्जिद है जो अलेज्ड मॉस्क है वो डिस्प्यूटेड साइट है, वहाँ पे ही बवाल है वो शुरू हुआ है। 1978 के दंगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई थी वो भी वहीं हुई थी। उसके पूर्व में भी 16-17 जितने भी राइट्स हुए हैं उन सब में भी वो एपिसेंटर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे इस कस्बे में व्याप्त रहे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया था कि यहाँ पे उसकी वक्फ की ज़मीन, परदादाओं ने वक्फ की ज़मीन छोड़ी थी, उसी व्यक्ति ने एफिडेविट देके बाद में बताया कि उसके पुरखों ने उनको गलत बताया था, वो सरकारी ज़मीन है। क्योंकि अगर उसकी बात सही होती तो यहाँ पे जो 1906 में कोतवाली बना है और उससे भी पहले की जो संभल की जो तहसील है वो भी वक्फ होती, जो कि पूर्णतः गलत है। सर, सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दिया गया कि जो कूप है जामा मस्जिद पे, वही नहीं सिर्फ पूरी जामा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर है, सरकार की ज़मीन पर है। वो ज़मीन है वो शाही मिल्कियत की ज़मीन है। शाही मिल्कियत मीन्स गवर्नमेंट लैंड है। और तो वो बिल्कुल सही बात है कि जो ज़मीन है, जो कुआं है, जो चौकी है, जो थाना है, जो तहसील है, वो सब सरकारी ज़मीन पे बना है। ठीक है सर, होली का त्यौहार नज़दीक है, जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो क्या कुछ थ्रेट उस दिन के लिए है? किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। आज पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाया गया है जिसमें एंटी राइट पूरी स्कीम के तहत जितने जनपद के जितने भी पुलिस थाने हैं, SHOs हैं, उनके हमरा है, सभी अधिकारियों ने वहाँ पे तमाम प्रकार के जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उन सब की प्रैक्टिस है वो भी की गई। पीस कमेटी की बैठक भी करवाई गई जिसके अंदर नई पीस कमेटी गठित की गई हिंसा के बाद में। उन सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और उन सभी को होली के संबंध में दिशा निर्देश हैं और सख्त हिदायत है वो दी गई। उस पीस मीटिंग में सर मैं भी मतलब गया था, मैंने भी वहाँ देखा तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो काफ़ी संख्या में वहाँ थे, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? सभी लोग खुश हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के होली खेलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उस दिन फ्राइडे का जुमे की नमाज भी है, लेकिन होली है वो साल में एक बार आता है। जुमे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुमे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है वो प्रकाश में आई है और उन सभी लोगों को बताया गया है कि मिलजुल के रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू होने पे पुलिस को तुरंत बताएं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का नतीजा है उसके बारे में भी उनको आगाह किया गया है और सभी लोगों ने एश्योर किया कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के होली का जो पावन पर्व है वो सकुशल संपन्न होगा। सर, 38 पुलिस चौकियां, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं संभल में, कहाँ पूरे संभल में बनाए जा रहे हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं वहीं बनाए जा रहे हैं? कितनों पर काम शुरू हो चुका है? 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एक एक्सटेंसिव काम किया गया। बृहद स्तर पे इसकी एक योजना बनाई गई। उस योजना के अंतर्गत 38 आउटपोस्ट हैं पुलिस द्वारा खोले गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण आउटपोस्ट में सत्यव्रत चौकी है, दीपासराय में चौकी है, खगुसराय में चौकी है, हिंदूपुरा खेड़ा में भी पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। उसके अलावा संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है कस्बे के, वहाँ पे भी पुलिस आउटपोस्ट जो भोलेश्वर में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जनपद संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है ताकि कोई भी व्यक्ति घटना करके यहाँ से भाग ना सके, उसके लिए सारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे भी आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इन सब जगहों को फेस आइडेंटिफिकेशन हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के कैमरों के साथ में भी उनको दिए जाएंगे। सेफ संभल बनाने के लिए करीबन 2-3 करोड़ रुपए की एक वृहद व्यवस्था है जिसमें हज़ारों कैमरे फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में लगाए जाएंगे। तो पुलिस द्वारा एक वृहद स्तर पे एक सुरक्षित सेफ संभल बनाने के लिए ये तमाम जो है प्रयास है वो किए गए हैं। सर, दीपासराय का जो इलाका है संभल का, वहाँ जो चेक पोस्ट बन रही है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि जब उसका शिलान्यास करवाया गया तो एक मुस्लिम बच्ची के हाथों आपने उसका शिलान्यास करवाया गया। वहाँ तस्वीरें भी वो बहुत जो है देश ने देखी। वो मुस्लिम बच्ची से शिलान्यास क्यों करवाया गया? दूसरा, जो दीपासराय है वहाँ मतलब कई आतंकियों के होने का भी, सारिक साठा दुबई से, उस्मान भी मतलब जो है आतंकी रह चुका है वहाँ, उसके भी होने की खबरें मिली हैं। तो दीपासराय कितना ज़रूरी?
दीपासराय एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल्स हैं, वो उनका निवास है। हिस्ट्री सीटर के सत्यापन में थाने से जाने पे काफ़ी दूरी पे पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए दीपासराय चौकी की स्थापना अस्थायी चौकी है 2-3 साल पहले खोली गई थी। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान जो अभी कराची जेल में बंद है, वो व्यक्ति भी वहीं पे रहता है। मुल्ला असद नाम का स्मैक का तस्कर है, वो भी वहीं रहता है। वहाँ पे सारिक साठा है, वो भी, उसका भी निवास वहीं है। और उस दिन हिंसा करने वाले करीबन 70-80 लोग हैं, वो भी उसी चौकी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है पुलिस के लिए। वहाँ पे चौकी निर्माण करने का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन अभी हिंसा के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाने के कारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आतंकी उस्मान और उसके अलावा भी उसके अन्य साथी जो जिसके ऊपर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर अमेरिका द्वारा ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 2019 मौलाना आसिम भी वहीं का रहने वाला है। इस तरीके से ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील जगह है, तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छी पुलिस चौकी का निर्माण है, वो पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है। उस चौकी में वो सब ईंट पत्थर लगाए जा रहे हैं जो उपद्रवियों ने 24 नवंबर को पुलिस पे फेंके थे। पुलिस द्वारा उसी जनता की सुरक्षा के लिए उन सब ईंट पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है। सर, ये जो अस्थायी चौकी दीपासराय में बनाई गई थी, सुनने में ये भी आया था कि वहाँ सांप छोड़ दिया गया था उसमें। आज से करीबन 2-2.5 साल पहले जब वहाँ पे पुलिस द्वारा एक अस्थायी बक्सा है वो रखा गया था ताकि चौकी प्रभारी अपने डे टू डे कार्य को शांति से कर सके, तो वहाँ पे मुल्ला असद नामक एक व्यक्ति द्वारा सांप छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे बैठना बंद कर दिया था। लेकिन वर्तमान में वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, 2-3 मंजिला स्ट्रक्चर है, कैमरों से लैस बनाया जाएगा ताकि किसी भी खराब स्थिति में भी पुलिस का जो मोर्चा है वो अभेद्य हो। सारिक साठा का भी आपने जिक्र किया। सारिक साठा दुबई से बैठकर 24 नवंबर की हिंसा को ऑपरेट कर रहा था। आगे और क्या कुछ जांच में पता चला सर? सारिक साठा एक ऐसा दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे NCR और संभल में और संभल के आसपास जनपदों में लिखे गए हैं। सारिक साठा साल में 200 से 300 या उससे भी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करके नॉर्थ ईस्ट और नेपाल में बेचने का कार्य उसके गुर्गे करते आए हैं। 2020 में उसने दिल्ली से एक फर्जी पासपोर्ट बनाया और उसके बाद में वो विदेश भाग गया। पुलिस द्वारा उसके जो गुर्गे हैं गुलाम, उसको जब पकड़ के पूछताछ की गई तब उस पूछताछ में बताया गया कि वो एक जंगी ऐप के माध्यम से अपने बॉस से बातचीत करता था और 23 तारीख को बॉस का कॉल आया था कि ये जो सर्वे है जो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, उसी को उसके जो गुर्गे हैं उन्होंने अंजाम दिया। और गुलाम नाम के व्यक्ति ने अपने 2 अन्य साथी जिनका नाम मुल्ला अफरोज़ और वारिस है, इनको हथियार प्रोवाइड किए गए थे और उनको बोला कि जिस तरीके की हिंसा है वो किसी भी सूरत में इस स्तर पे फैले कि एक तो जो दिल्ली से वकील आते हैं उसका काम तमाम कर दीजिए, विष्णु शंकर जैन, और उसके अलावा उनकी इच्छा थी कि वो किसी भी तरीके से जामा मस्जिद तक पहुंच जाए। पुलिस द्वारा वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे और 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ जो कि जामा मस्जिद अंदर जाती है उनको पुलिस ने किसी भी सूरत में 8 बजे से लेके जब तक घटना चली तब तक उनको नहीं छोड़ा था। उसमें जब पुलिस द्वारा TSM, स्मोक सेल्स और चिली ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और तमाम तरीके की जब रबर बुलेट से फायरिंग की गई थी तब उस धुएं का फ़ायदा उठाते हुए उनके द्वारा पुलिसकर्मियों पर भी फायर किए गए थे, जिसमें हमारे CO भी घायल हुए थे और अन्य कई पुलिसकर्मियों को है वो गोलियां भी लगी थी। उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी गोली लगी थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि सांप्रदायिक माहौल इस तरीके का तैयार कर देना कि जिससे देश भर के अंदर बवाल फैले, लेकिन पुलिस द्वारा अपनी अच्छे साहस का परिचय देते हुए समय रहते उसको पूर्ण घटनाक्रम पे काबू पाया और उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ा था। सर, वो उस वक्त की मैं घटना आपसे जानना चाहूँगा जब आपके PRO को भी गोली लगी और भी कई लोगों को गोली लगी और उस गली में और शायद सीढ़ियों में शायद 20 से 25 फीट का अंतर रहा होगा जहाँ वो, जितना मैंने देखा है वहाँ, वो वक्त कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए उस वक्त उस भीड़ को रोकना? अगर वो भीड़ एक बार सीढ़ियों पर चढ़ जाती तो शायद जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई थी 8-10 लोगों की, उसका क्या हाशिर होता हम मतलब शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सर्वे करने आए वकीलों और अन्य जो कोर्ट के आदेश पे जो सर्वे हो रहा था उसमें जो भी वकील थे उन सब के द्वारा इस बात को बताया गया था कि वो काफ़ी भयभीत अवस्था में थे। बिल्कुल ये बात सही है कि इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव देम, रेस्क्यू देम।
लेकिन पुलिस द्वारा उसमें काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया। यहाँ पे घटना समाप्त होने के बाद यहाँ से जामा मस्जिद से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में जब उपद्रवियों को वहाँ पे खदेड़ा जा रहा था, तब छत से फायर आया था। उसके जो स्प्लिंटर्स हैं, उसके छर्रे हैं, वो मुझे और मेरे पीआरओ को लगे थे। जब मेरे द्वारा मोर्चा लिया गया तो वो व्यक्ति वहाँ से ओझल हो गया था। उसमें भी बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है और जल्द ही जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा सर, उस वक्त आपने एक लाइन कही थी कि इन नेताओं के चक्कर में अपने भविष्य बर्बाद मत करो। वो पूरे देश ने आपके वो शब्द सुने। क्या उन उपद्रवियों ने भी वो सुने थे? उन शब्दों को सुनकर वो पीछे हटे या उन पर कोई असर नहीं हुआ उनका? वो एक सोची साझी चाल के तहत ओवरनाइट जो कंस्पिरेसी हुई थी, उस कंस्पिरेसी के तहत वहाँ पे वो लोग मौजूद थे। उन लोगों को पुलिस के द्वारा अनाउंस करके बताना, ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि जो भी नाजायज़ मजमा है, जो भी नाजायज़ भीड़ इकट्ठी होती है, और जो 163 BNSS का वायलेशन था, तो उनको बताना ज़रूरी था। पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, एक बार नहीं कई बार बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ वहाँ से नहीं हटी। तो पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, उसके बाद में भीड़ नहीं उठी, तो उसके लिए जितने भी लीगल तरीके हैं, उन सब से पुलिस ने उनको हटाने में सफलता हासिल की। सर, वो दीपा सराय में जो बच्ची से आपने शिलान्यास करवाया, उस बारे में नहीं बताया आपने? इनाया नाम की बच्ची है, उससे दीपा सराय चौकी की फाउंडेशन है, नींव है, वो मंत्रोच्चार के साथ में इनाया की प्रेजेंस में रखाया गया। पुलिस सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए है। वहाँ पे 100% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो भी लोग जब भी किसी भी आपदा में पड़ते हैं तो पुलिस ही उनकी सहायता के लिए आती है। इस चौकी के बाद में और बिजली विभाग की जो भी कार्रवाइयाँ उस क्षेत्र में हुई है, उन सब के बाद में वहाँ की जनता में बहुत खुशी का माहौल है। लड्डू भी बांटे गए सर, जैसा मुझे वहाँ पता चला। तो वहाँ की जनता बहुत खुश है और उसी खुशी के कारण किसी भी प्रकार का विरोध भी सामने नहीं आया है। सभी लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी लेबर वगैरह लगी है, उसका भी वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। सर, जब दीपा सराय से हम निकल रहे थे तो हमें घरों के बाहर बहुत सारे नए मीटर लगे दिखाई दिए। क्या कुछ लाइन लॉस दीपा सराय का कम हुआ? जिस तरीके से लगभग 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना वहाँ लगाया गया, कुछ नए कनेक्शंस भी लिए गए क्या? अभी तक जनपद संभल में कुल 2000 से ज़्यादा FIR हैं, वो बिजली के अंदर रजिस्टर की गई है और उसकी वजह से और विभिन्न रेड्स की वजह से पुलिस के सहयोग से बिजली विभाग को अभी तक कुल 18.5 करोड़ रुपए पर मंथ, जो पहले लाइन लॉस होता था, जो कि 82% लाइन लॉस था, वो 20% पे आ गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी सफलता है और सरकारी राजस्व में इसका इजाफा भी होगा और सभी लोगों में एक राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से योगदान किया जा सकता है, उसकी भी एक अच्छी पहल है। लोगों को समझाया गया है, लोगों के द्वारा नए कनेक्शन भी लिए गए हैं और उनका समय समय बिल भी भरा जा रहा है। सर, जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी मकान वहीं है। अवैध अतिक्रमण के चलते उनकी भी सीढ़ियाँ तोड़ी गई थी। उस वक्त कुछ विरोध हुआ था वहाँ? किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध पुलिस को अभी तक कोई सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन समय समय पे उनके द्वारा जरूर धमकियां दी गई है, उसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। लाउड स्पीकर जब उतरवाए गए होंगे सर, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उस वक्त कुछ हुआ? लाउड स्पीकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब से उतरवाए गए हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो जिसके ऊपर जो भी लिमिट है नॉइज़ पोल्यूशन की, उसकी वजह से उन जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन सबको हटाया गया है। और जो व्यक्ति बार बार ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के बाद भी अगर लगाता है तो ऐसों के खिलाफ 6 FIR भी लिखी गई है, ऐसे अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। उसके बाद में ये सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लोगों द्वारा कईयों ने स्वयं उतार लिए हैं, जिनके नहीं उतारे गए उनके थानों को भेज के वहाँ से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ सभी लोगों को एक शांतिपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है, तो उसी के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। सर, संभल से एक और खबर निकली है, सिरसी कस्बा करके कोई यहाँ इलाका है, वहाँ पोस्टर लगे हैं पलायन करने के, कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके घरों पर पोस्टर लगे हैं। वाकई में ऐसा कुछ है या सिर्फ ये एक कुत्सित प्रयास है? वो कुछ लोगों के द्वारा, 3-4 लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें वो एक किसी पर्टिकुलर बात की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की गई है। उन 4 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की गई और भविष्य में अगर इस तरीके का कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, एक खबर ये भी है सर कि 500-600 घरों पर ताले लगे हुए हैं,
वो फिर पुलिस की तरफ से बताया गया कि जो लोग आरोपी अपराधी हैं वो घर छोड़कर भाग गए हैं। वाकई में ऐसा है सर? अभी तक हिंसा में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जबकि उस हिंसा में करीबन 2.5 से 3 हज़ार लोग सम्मिलित थे। तो पुलिस के द्वारा उन सभी लोगों की धरपकड़ की जा रही है जो लोग यहाँ पे इस घटना में सम्मिलित थे। जाहिरा ये बात क्लियर है सभी को कि उन लोगों को सभी को डर है जिन लोगों को ये पता है कि वो हिंसा में सम्मिलित थे, जिनके नाम यहाँ नहीं आए या फोटोज़ नहीं आए हैं। तो जिन घरों पे ताले हैं वो वही घर हैं जो लोग यहाँ से भगे हुए हैं। पुलिस द्वारा बार बार अनुरोध किया गया है कि आप इनोसेंट हैं, आइए, पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी, आप सही निकले तो आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई भी इनोसेंट अभी तक जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पत्थर बरसाए हैं पुलिस पे, जिस व्यक्ति ने फायरिंग की है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई 100% सुनिश्चित करेगी। अच्छा सर, जो जांच में हथियार मिले, आपने रेड भी की 24 नवंबर के बाद, अमेरिकी पिस्टल मिले, पाकिस्तानी कारतूस मिले, उन हथियारों की कुछ रिपोर्ट्स अब तक आई हैं? गुलाम के पास से पुलिस को एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। उसके अलावा मुल्ला अफरोज़ व वारिस के पास से भी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। उसके अलावा जो हिंसा में जिस दिन पकड़े गए थे उन लोगों के घरों से भी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी। तो पुलिस को उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेज भी मौके से बरामद हुए थे। उसके अलावा चेकोस्लोवाकिया के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, यूके के, यूएस के, इस तरीके के तमाम कंट्रीज़ के फॉरेन मेड कार्ट्रिजेज बरामद हुए हैं, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस स्तर के आर्म्स स्मगलर ये लोग रहे हैं और हिंसा को तूल देने के लिए इनके द्वारा किस स्तर के प्रयास किए गए हैं। पुलिस द्वारा एक अच्छी खासी रिकवरी करके एक रिपोर्ट है बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स को भेजी गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। जैसे ही बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है उसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जितने देशों के आपने नाम बताए, इतने देशों से अवैध तरीके से हथियार स्मगल करके मंगाए जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल बनता है कि सर इतनी बड़ी घटना करने के लिए या फिर आमतौर पर ये लोग इस तरीके के हथियार अपने घरों में रखते हैं? यहाँ पे जो गाड़ी चोरी का गैंग है, जो दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके उनको नॉर्थ ईस्ट और नेपाल भेजा जाता है और वहाँ से उसके बदले में आर्म्स स्मगलिंग की बात प्रकाश में आई है। पुलिस के द्वारा इनका जो ट्रेल है, उनके अन्य भी साथी हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। जैसे ही उनकी भी धरपकड़ होती है पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ की जाएगी और आगे किस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी इनका है उसका भी उजागर किया जाएगा। अच्छा सर, एक तबके में बड़े सवाल उठते हैं जब आप किसी मंदिर को खुलवाते हैं, ताला खुलवाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, या फिर पुलिस चौकी का शिलान्यास करवाया, वहाँ आप लोग डीएम साहब हुए, आप हुए, या फिर एसडीएम साहब हुई, अब पूजा में अगर बैठ जाए तो एक तबके को बहुत बुरा लगता है। इस बारे में वो बहुत सवाल उठाते हैं। जो भी इस देश की परंपराएं रही है, जो भी इस देश की संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से ही सारे विधि विधान हैं, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी व्यक्ति को बुरा लगना चाहिए। सर, लखनऊ से कैसा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? शासन द्वारा हर जो सही कृत्य है, चाहे पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे आम आदमी का हो, उसमें सही दिशा निर्देश है वो समय समय पर दिए जाते हैं। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई है और जितनी भी है वो सही मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि संभल की जनता है उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है। सर, एक आखिर में मैं आपसे 24 नवंबर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आप शुरू से लेकर मौका वारदात पर रहे, शुरू से आखिर तक रहे। मैं आपसे वो हर एक छोटी चीज़ जानना चाहूँगा। 24 नवंबर के शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ ये चीज़ खत्म हुई जाके? क्या ऐसा हुआ कि वो भीड़ भड़की? 24 नवंबर को प्रातःकाल में सभी जो ग्रुप्स हैं उनके दोनों, जिसमें कोर्ट कमिश्नर साहब जो मुस्लिम पक्ष हैं और जो हिंदू पक्ष हैं उनके वकील, मुस्लिम पक्ष हैं उनके वकील, सभी लोगों के द्वारा थाने पे आमद कराएगी। वहाँ पे थाने में जीडी एंट्री के बाद में उन सभी लोगों को मस्जिद के अंदर भेजा गया और वहाँ पे उन सब के पास से मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो भी साइड में रखवाए गए और उसके बाद में सर्वे प्रारंभ हुआ। करीबन 7:15 साढ़े 7 बजे सर्वे प्रारंभ होने के बाद में करीबन 1 घंटे बाद में मस्जिद के पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी तेज़ आवाज़ें आने लगी और उसके साथ में नारेबाजी की, गगनभेदी नारे भी वो लोग लगा रहे थे। उन नारों के बाद में यहाँ पे जब पुलिस के द्वारा उनको बताया गया कि भाई आप लोग यहाँ नाजायज़ भीड़ इकट्ठा ना होइए, 163 सेक्शन लागू हैं, 3 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आप अपने अपने घरों को जाइए। लेकिन उनके द्वारा वहाँ पे जाने से मना किया गया, वो वहीं खड़े रहे। करीबन 80 से 90% लोगों के मुंह हैं वो ढके हुए थे और उनके द्वारा जब पुलिस द्वारा उनको बताया गया कि आप जाइए, पुलिस ने लाठी फटकारी, तो उसके बाद में पीछे से पथराव शुरू हुआ और पथराव के बाद में उन्होंने भारी पथराव किया गया। पुलिस के द्वारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से
बल प्रयोग का निर्णय लिया गया और उसके बाद में पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो हवा है वो जो विवादित धर्मस्थल है उसकी तरफ बह रही थी, उसकी वजह से जो टीयर गैस हमने फेंके थे उनकी तरफ, वो भी धुआं भी हमारी तरफ आ रहा था। और भीड़ में कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी थे जिन लोगों के द्वारा उन टीयर गैस के जो भी सेल थे उनको वापस पुलिस की तरफ भी फेंका गया। हमारे लिए वहाँ पे मोर्चा लेके खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पुलिस द्वारा वहाँ मोर्चा बनाए रखा। उनके द्वारा पुलिस की जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, जिसमें प्राइवेट गाड़ियाँ थी या जिसके ऊपर पुलिस लिखा था, उन सब को जलाने का प्रयास किया गया और बाद में उसको जलाने में वो सफल भी रहे। उसके अलावा उन्होंने ट्रांसफार्मर में भी आग लगाई। इस तरह करोड़ों रुपए की संपत्ति है प्राइवेट और पब्लिक, उसको नष्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको तोड़ने का काम किया। कई सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा तोड़े गए और पुलिस के ऊपर लगातार पथराव और फायरिंग उनके द्वारा जारी रही। उसमें हमारे सीओ भी घायल हुए थे। पुलिस द्वारा उनको रबर बुलेट्स और उसके अलावा पंप एक्शन गन और जितने भी नॉन लीथल वेपन्स हैं उनके माध्यम से जवाब दिया गया और मोर्चा संभाले रखा। करीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास इसमें जामा मस्जिद जो उसके जो सदर हैं उनके द्वारा बताया गया कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, आप लोग सभी लोग घरों को चले जाएं। अब उसमें उनका क्या उद्देश्य था इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बात बताई भीड़ जो है वो भड़कती हुई जामा जो विवादित धर्मस्थल है उसकी तरफ बढ़ी और तब पुलिस के द्वारा 2 वार्निंग शॉट भी फायर किए गए और अन्य जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उन सब का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद में वहाँ से गलियों में भीड़ को खदेड़ते हुए पुलिस ले गई। तो पुलिस को पता चला कि वहाँ पे हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में भी वहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको आग लगाई जा रही है और काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे छत से फायर आया, उसमें मेरे और पीआरओ को भी पाँव में उसके स्प्लिंटर्स लगे और वहाँ पे भी जब उपद्रवियों को खदेड़ा तो वहाँ से उपद्रवी एकता चौकी की तरफ आए। वहाँ पे जब एक चौकी को आग लगाने की बात प्रकाश में इस तरीके की आई तो वहाँ तुरंत प्रभाव से 3-4 तरफ से फोर्स को और क्यूआरटी को भेजा गया। उस चौकी को भी बचाया गया, उसके साथ साथ उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ा गया। करीबन 1-1:30 बजे के आसपास पुलिस द्वारा इन सबको खदेड़ा गया। जो कुल 29 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे उन सबको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। मेरे द्वारा स्वयं भी बाद में ट्रीटमेंट लिया गया और मेरे पीआरओ ने भी उसका भी ट्रीटमेंट करवाया गया और उस हिंसा में 4 लोगों की डेथ भी हुई थी और कई अन्य लोग हैं उनको भी वो भी घायल हुए थे। उन सब का जिस व्यक्ति ने अभी तक पुलिस को मुकदमे लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया है उन सब का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। कुल इस हिंसा में अभी तक 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 6 में चार्जशीट लगाई जा चुकी है, 6 अन्य में बैलिस्टिक रिपोर्ट आने पे चार्जशीट लगाई जाएगी और उन लोगों को सभी लोगों को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा। सर, जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने कुछ बताया किसके कहने पर? के द्वारा बताया गया कि मोहल्लों में कई लोग थे जिन्होंने इनको बताया था, जिसके अंदर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम कहाँ हो, आप सामान लेके इधर नीमच जियारत के पास आ जाओ। तो इस तरह तमंचे लाने की, वेपन लाने की बात है वो पूर्व में भी प्रकाश में आई थी। इनके द्वारा एविडेंसेस को नष्ट करने के लिए, ताकि इनके कृत्य हैं वो कैमरों में कैद ना हो, इसके लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा था। उन सब की तोड़ने की फुटेजेज भी पुलिस द्वारा कलेक्ट की गई है। पुलिस द्वारा एक एक्सटेंसिव एविडेंस कलेक्शन का काम है वृहद स्तर पर वो किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सजा दिलाने में काफ़ी होगा। वो ऑडियो मिली सर आपको? जी ठीक। अभी आपने नुकसान का जिक्र किया, पुलिस के वाहनों को जलाया, आग लगाई, वो जो उगाही है वो शुरू की गई अब तक प्रशासन की तरफ से? पुलिस द्वारा सभी मुकदमों में चार्जशीट करने के बाद में जो दोषी हैं उन सब लोगों को एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा और उन ट्रिब्यूनल के माध्यम से रिकवरी करवाने का प्रयास है वो किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो सांसद साहब वाला इलाका है, जियाउर रहमान वाला इलाका, दीपा सराय वाला इलाका, यहाँ कुछ पुलिसकर्मियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वाले अगर वहां उनकी गाड़ी का हूटर बज जाता था तो वो लोग पहले वहां हूटर उतरवा दिया करते थे। मेरे समक्ष इस तरीके के कोई वाकया है वो प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस द्वारा निरंतर रूप से पेट्रोलिंग है वो सभी क्षेत्रों की जा रही है। जनपद संभल के किसी भी क्षेत्र में हो, पुलिसकर्मी हो चाहे प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो, वो स्वच्छंद रूप से अपने क्षेत्र में विचरण करके अपना सरकारी कार्य है उसको शांतिपूर्वक तरीके से अमल में आज के दिन ला रहा है। सर, होली का त्यौहार है, संभल के लोगों के लिए कुछ संदेश? संभल के लोगों के लिए यही संदेश है कि होली के त्यौहार पे सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे को सहयोग करके अपना त्यौहार मनाएं। सभी लोगों के त्यौहार, हर धर्म सबके लिए महत्वपूर्ण है।
अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपने तौर तरीक़ों से परंपरागत तरीके से मनाएं, खुशी से मनाएं। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई गुलाल पड़ जाता है या कलर पड़ जाता है तो कानून में हाथ लेने के बजाय पुलिस को बताएं। उसके अलावा भी कहीं भी कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का है वो प्रयोग ना करें। और सभी जुलूस हैं और डीजे वगैरह है वो अपने पुराने जो तरीके हैं उन्हीं के हिसाब से वॉइस को कंट्रोल में रखते हुए, लिमिट में रखते हुए, बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि होली का जो पावन पर्व है ये सफलता से, अच्छे तरीके से, सभी के सहयोग से संपन्न होगा। अच्छा सर, अभी आपने विवादित ढांचे का शब्द का इस्तेमाल किया। अभी हाईकोर्ट का कल ही, एक दिन पहले ही ये फैसला आया था। ये जब फैसला आया उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय में कुछ और तरीके की बात देखने को मिली कि विवादित ढांचा क्यों कहा जा रहा है इसे? अब इसके बारे में माननीय न्यायालय में ये मैटर चल रहा है। मुझे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं, आपके पास कोई शिकायतें आई हों, कहीं कुछ हमारे पास किसी ऐसा कुछ हुआ हो? शिकायत इस मामले में प्रकाश में नहीं आई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ संभल के एसपी के बिश्नोई, जिनके आने के बाद से संभल की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बेहतर हुई है कि लोग आज वहां आराम से, इलाका चाहे कोई भी हो, इलाके बहुत बटे हुए हैं संभल में, कोई हिंदू बहुल है, कोई मुस्लिम बहुल है, उन इलाकों में आराम से आ जा सकते हैं। अपने त्योहार, अभी फिलहाल की जो स्थिति है 24 नवंबर के बाद के अपने त्योहार, अपने कार्यक्रम हो, सभी बहुत आराम से, अमन चैन से वो मना रहे हैं। और आशा करते हैं कि आगे भी संभल इसी शांति के रास्ते पर चलता रहे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू।